नमस्कार। मुद्दा में मैं रविंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के दौरान हम जितना संभल रहे हैं उतना ही हमारे कदम फिसल भी रहे हैं। लॉकडाउन से निकलने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन असम में नौबत ऐसी हो गई है कि एक बार फिर लॉकडाउन को लागू करना पड़ा है। लॉकडाउन की मार सबसे ज़्यादा आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद मणिपुर और नागालैंड में भी 15 दिनों का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। क्या घातक बीमारी की घड़ी में भी हम अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, जिससे सरकार को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं? क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? मुद्दा में आज हम इसी पर विचार रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता दुलू अहमद, भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी, मणिपुर से भाजपा प्रवक्ता आर.के. समरजीत और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता, जो असम के भाजपा प्रवक्ता हैं, प्रमोद स्वामी जी से जानना चाहेंगे। प्रमोद जी, क्या ऐसी नौबत आ गई है कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं, ये जो निर्णय जो लिया है असम की सरकार ने, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि लॉकडाउन का जो निर्णय है वो बड़े दुखी मन से लेना पड़ रहा है। मतलब लोग हम भी इस बात को समझते हैं कि लॉकडाउन के निर्णय से जनता को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन जिस तरह से इस अभी केस बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आसाम में करीब 900 बेडों की व्यवस्था है। तो उनका टारगेट था कि पूरे आसाम में 5000 बेडों की वे व्यवस्था करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस महामारी ने विकराल रूप धारण किया, तो उसके बाद में उन्होंने अपने टारगेट को बदली किया और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ गुवाहाटी में 5000 बेडों की व्यवस्था मैं करूँगा। तो ये जैसा कि आपको भी पता है कि इसकी कोई वैक्सीन या मेडिसिन अभी तक निकली नहीं है। हालाँकि बाबा रामदेव जी ने दावा किया है, लेकिन अब ये प्रिकॉशन ही हमारे पास एक रास्ता बचा, क्योंकि अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा जो था वो गुवाहाटी में मंडरा रहा था। तो वैसी स्थिति में विभिन्न जो स्थानीय जो कमिटियाँ हैं, जो नागरिक समितियाँ हैं, जो उन लोगों ने भी सरकार से अपील की कि जिस तरह से ये महामारी बढ़ रही है, तो आप लोग कोई सख्त कदम उठाएँ। तो सरकार को मजबूरी में ये सख्त कदम उठाना पड़ा है, जो जनता के हितार्थ है, जनता की जान की रक्षा के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। लेकिन हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, इस महामारी से लड़ने के लिए जनता के सहयोग से कार्य कर रही है। आज अगर आप अगर विश्व में आप देखें, तो जो 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोगों में से पूरे विश्व में जो इस संक्रमण से जो पीड़ित जो लोग हैं, उनकी संख्या 1250 है। लेकिन भारत वर्ष में जो अगर 10 लाख में अगर हम देखें, तो भारत वर्ष में ये जो संख्या है, ये मात्र 357 है, 357। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कंपैरिजन करें, तो भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है। दूसरी बात, अगर पूरे भारतवर्ष के स्तर पर देखें, तो ये कोरोना संक्रमित लोगों की इस जो संख्या है, ये करीब 5.5 लाख है। उसमें करीब 3,22,000 लोग इसमें रिकवर भी कर चुके हैं और जो एक्टिव जो है वो मात्र अभी 2,11,000 है। इसमें जो हमारी जो रिकवरी रेट है, इसमें 16,000 करीब 500 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जो काफ़ी दुखद है और रिकवरी रेट जो है 58% है पूरे इंडिया की। और जहाँ तक आसाम की अगर हम बात करें, तो अभी-अभी जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि जो इससे स्वैपिंग जो कलेक्शन सेंटर है, वो 31 कोविड के केयर सेंटर की स्थापना की गई है। 12 हॉस्पिटलों में गुवाहाटी में ये सुविधा दी गई है और आज आसाम में अगर केस की संख्या देखें, तो 7,492 है, जिसमें रिकवर्ड किए हैं 5,088 और जी एक्टिव प्रमोद संख्या जी। जो है वो 2 मिनट में अपनी बात खत्म जी कर जी। कर रहा हूँ। एक्टिव है 2390 और जिनमें मृत्यु हुई है 11 लोगों की। तो हमारा जो रिकवरी रेट है आसाम का, वो 71% करीब है। ये रिकवरी रेट आसाम का काफी बेहतर है, लेकिन हमें और बेहतर करना है, हमारे लोगों को और सुविधा देनी है और सुविधाओं के लिए सरकार को एक वक्त की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर गुवाहाटी में और ज्यादा केस अगर निकलने लग जाते, तो हो सकता है उनको वो सुविधा हम नहीं दे पाते जिनके वो हकदार हैं। जी प्रमोद जी, जैसा आप कह रहे हैं, इससे यही लगता है कि स्थिति ठीक हो रही है। पहले से हम
अच्छे ढंग से निपट पा रहे हैं और बेहतर हो रही है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि जब अनलॉक प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, लॉकडाउन से निकलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब धीरे धीरे स्थिति जो है आपके हिसाब से सामान्य होने लगी है, तो लॉकडाउन क्यों इतना सख्ती से लागू किया जा रहा है? नहीं, मैंने आपको कहा ना, सारी सारी बात तो मैंने स्पष्ट कर दी जी, कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुवाहाटी हम में तैयारी थी, वो सिर्फ 800-900 करीब बेड गुवाहाटी में रेडी थे। अगर केस से ज्यादा निकलते तो हम वो सुविधा नहीं दे पाते। तो जी, माननीय स्वास्थ्य यानी कि मंत्री ने हम कहीं कहा, न कहीं पीछे रह गए हैं। हम नहीं पीछे हमारी नहीं रह कोशिश गए। जी, तो टारगेट, हमारा टारगेट, असम के स्वास्थ्य मंत्री का टारगेट था कि पूरे असम में 5,000 बेड की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अचानक जो स्थिति जो है वो काफी भयावह होती जा रही है, तो उन्होंने टारगेट को बढ़ा और 5,000 का टारगेट हमने रखा। पहले कम्युनिटी ट्रांसमिशन असम में नहीं हुआ था। जो बाहर से जो प्रवासी लोग आए उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा और ज्यादातर उसी में से जो मरीज निकल रहे थे, पीड़ित लोग निकल रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसे केसेस निकले हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। तो उस हिसाब से जी, यानी लॉकडाउन जो कम्युनिटी था, ट्रांसमिशन हो रहा है। प्रमोद जी, सवाल यही खतरा है कि जब 5,000 हाँ। बेड हम नहीं अ, अ, बना पाए, अब तक तैयार नहीं कर पाए, तो सवाल उठना लाजमी है। अपोजिशन सवाल करेगा, जो आम लोग जो इसमें पीस रहे हैं वो सवाल करेंगे। सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक हमने ये तैयारी क्यों नहीं की। दुलू अहमद हैं, दुलू अहमद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दुलू जी, क्या आपको लगता है कि ये लॉकडाउन जो है इस वक्त यही एक विकल्प था सरकार के पास? नहीं, देखिए, लॉकडाउन तो विकल्प था कि नहीं, मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको खाली एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये जो आज से जो लॉकडाउन दिया है 14 दिन के लिए, 3 दिन हम लोग आज 3 दिन पहले इसी टेबल में हम लोग शो करके गए थे स्टूडियो में। तो उस दिन 11 वार्ड में लॉकडाउन था। तो मैंने उसी दिन बोला था कि आज 11 हो रहा है, कल देखिएगा पूरा गुवाहाटी, आपको रिकॉर्ड देखने से मालूम, कल पूरा गुवाहाटी बंद कर देंगे। हाँ जी। तो क्या हो गया, इस समय में लॉकडाउन भी है ठीक है, लेकिन ये लॉकडाउन का कोई वैल्यू नहीं है। ये मुझे बहुत दुख का साथ बोलने पड़ रहा है, इसलिए वैल्यू नहीं है। अब देखिएगा, अभी कोरोना को लेके बहुत सवाल खड़ा हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, पब्लिक में हो रहा है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आज अभी तक संख्या है असम का, ये 7,000 क्रॉस कर लिया अभी, और उसमें से 5,000 अच्छा भी हो गया, तो ऑलमोस्ट 70% ठीक हो गया। तो आज से कुछ दिन पहले एक फटासिल एरिया का एक व्यक्ति का उसका डाउट हुआ था कि उसका थोड़ा बुखार सर्दी आ गया। वो डॉक्टर का पास गया था कि थोड़ा टेस्टिंग कर लीजिए क्योंकि मेरा भी थोड़ा सिम्टम दिख रहा है। तो उसने जब टेस्टिंग किया तो उसको बोला कि तुम ठीक है, तुम चला जाओ। उसको घर भेज दिया। 4 दिन बाद उसका पास फ़ोन गया है, मैं नाम नहीं बोलूँगा उस लड़का का। तो 4 दिन बाद फ़ोन किया कि नहीं, आपका पॉजिटिव हुआ है, मेरा हम लोग का ये एडमिनिस्ट्रेशन का गाड़ी जा रहा है, आपको आने पड़ेगा। तो उसको लाके एमएमसी में ये वेरीफाई, मतलब ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप वेरीफाई कर लीजिएगा इस सब बात। तो एमएमसी में उसको लाके एडमिट कर दिया। और एमएमसी में कोई डॉक्टर अभी उस दिन में एक बार जाता है, एक टेबलेट दे देता है। वो बोला कि मेरा कोरोना हुआ ही नहीं, आप लोग जोर जबरदस्ती रख दिया। तो इसी तरफ से आप आज का भी असामीज अखबार देखिएगा, अमर असम, उसमें से सरकार का कोई डिपार्टमेंट का कोई मंत्री का रिलेटिव ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, ये सब अभी मतलब जो पॉजिटिव निकल रहा है वो सब डाउटफुल केस है। हाँ, तो डाउटफुल हो गया। आप इतना आपको पॉजिटिव देख रहा है और इतना अच्छा भी होके जा रहा है, ये तो सवाल खड़ा हो गए। और आगे लॉकडाउन का बात, लॉकडाउन हर असम का आदमी बोल रहा है, ये लॉकडाउन गुवाहाटी में जो 14 दिन के लिए पहले हम लोग सपोर्ट किया था, लेकिन अभी जो देख रहा हूँ कि मेरा एक थिंकिंग है कि ये लॉकडाउन फिर ओपन होगा, फिर खुलेगा, फिर ओपन होगा, ये आपको दिसंबर तक ले जाएगा। ये अभी ये राजनीतिक हो गया, ये चुनाव केंद्रित हो गया। और आप देखिएगा, मैं जो बोल के गया, मैं नहीं बोल रहा कि 90% मिलने का चांसेस है, कम से कम 50% तो मिलेगा। आप देखिएगा कि यही लॉकडाउन को लेके आगे पीछे करके चुनाव भी 3 महीना, क्योंकि चुनाव तक तो इसको खींचने नहीं सकेगा, तो ये चुनाव केंद्रित हो गया। तो आप देखिएगा लॉकडाउन और ये जो स्थिति है वो चुनाव केंद्रित हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता के आप देखिए, आर.के. समरजीत जी आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन से निकलने की जो प्रक्रिया थी उसमें जो ढील दी गई, बाजारों में भीड़ उमड़ी, जो सामान्य स्थिति एक देखी गई, उसके बाद ही ये मामला लगातार गुवाहाटी में बढ़ा? लॉकडाउन जो इस बार काफ़ी सख्त तरीके से लगाया जा रहा है, इसकी नौबत आखिर क्यों आई? क्या यही विकल्प था? देखिए, जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं, मंत्री महोदय ने भी कहा कि बाज़ारों में भीड़ उमड़ गई,
दुकानदारों ने और आम नागरिकों ने जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको नहीं माना और इसके चलते कम्युनिटी ट्रांसमिशन की नौबत आ गई। और ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन इतना बढ़ गया कि अगर असम में 300 केस मिलते हैं तो 70% अकेले गुवाहाटी से होते हैं, और वो भी इस तरह के केस जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। गुवाहाटी की आबादी असम की कुल आबादी की अमूमन 5% के बराबर है, और वहाँ जितने केसेस मिल रहे हैं उससे 70% केस मिल रहे हैं। तो ये अनुपात के हिसाब से देखा जाए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो स्थिति बहुत भयावह है। पर अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। हमने देखा पहले लॉकडाउन हुए थे, बाजार जो जिस बाजार के ऊपर अब ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि बाजारों में भीड़ के कारण हुआ, तो बाजार तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी 21 दिन एक बार कंटेनमेंट जोन हो गया, फिर वहाँ पर कई अलग अलग पूरे बाजार को कंटेनमेंट जोन कर दिया गया था। कंटेनमेंट जोन खुला 6 दिन बाद ही वहाँ पर लगातार केस मिलने शुरू हो गए। तो ये एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, बहस का विषय हो सकता है कि कोरोना से लड़ने में हमारा जो सिस्टम है, लॉकडाउन क्या एक व्यावहारिक उपाय है या नहीं। क्योंकि आज भी 4-5 महीने, मार्च में कोरोना की सुगबुगाहट भारतवर्ष में शुरू हो गई थी। आज भी हम सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क जो प्रोटोकॉल है उसको अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। अभी भी मास्क आप देखिए लगाते हैं तो किसी के नाक के नीचे रहता है, कोई दाढ़ी की तरह लगाता है, कोई बातचीत के दरमियान उसको खोल देता है। तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हम भारतीयों के समझ में नहीं आ रही। ये अलग बात है कि आप कहीं टीवी चैनल खोलिए और दिन रात हमारे विश्वगुरु होने का दावा करते रहते हैं। पर ये लॉकडाउन एक व्यवहारिक उपाय इसलिए भी नहीं है कि 14 दिन बाद मान लिया लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हमें क्या पूरी तरह निजात मिल जाएगी, पूरी तरह क्या चेन टूट जाएगी। क्योंकि स्थितियाँ अगर यही रही तो रविंद्र जी आप ये देखिएगा कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, इसी तरह लॉकडाउन चलता रहा तो देश भर में उससे कहीं ज़्यादा मौतें डिप्रेशन और भूखमरी के कारण होगी। दिहाड़ी मजदूरों की, छोटे व्यवसायियों का सब कुछ चौपट हो चुका है। ऑलरेडी डिप्रेशन में लोग आना शुरू हो गए, ऑलरेडी डिप्रेशन में लोग आना शुरू हो गए। सबसे और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा इंट्रोडक्टरी रिमार्क बोलकर, कि सारी प्रक्रिया को न केवल असम सरकार बल्कि अन्य सरकारें भी इसको एक लॉ एंड ऑर्डर की, कोरोना की जो महामारी है इसको एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की तरह लिया जा रहा है। आज मैंने कुछ अखबारों की हेडलाइन भी देखा कि गुवाहाटी पुलिस के हवाले। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि भाई बिना प्रीत ने होई गुसाई, लोग मान नहीं रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ेगी। पर मेरे ख्याल में ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता तो 3 महीने में हम सब सीख जाते। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होना पड़ेगा। प्रमोद स्वामी जी भाजपा के प्रवक्ता है और उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष आंकड़ों के हवाले से दिया, किंतु जो मूल मुद्दे थे उनसे वो कन्नी काट गए। उन्होंने कहा कि कई नागरिक कमेटियों का भी सुझाव था मंत्री महोदय के पास में कि लॉकडाउन को फिर से लागू किया जाए। नागरिक कमेटियों की गुवाहाटी में क्या स्थिति है, दुल्लू अहमद यहाँ बैठे हुए वो बेहतर जानते हैं। वो केवल महज एक खानापूर्ति है। नागरिक कमेटियों की कभी पुलिस के साथ में कोई मीटिंग भी होती है तो पुलिस के जो अफसर होते हैं वो माइंडसेट बना के आते हैं, उन्हें क्या कहना है वो अपनी बात कह लेते हैं। 1 वे ट्रैफिक होती है, केवल एक ही तरफ से बात कही जाती है। नागरिक कमेटी के लोग या तो पुलिस के सामने बोल नहीं पाते और या जो कुछ बात वो बोलते हैं पुलिस बस उनको सुनकर खानापूर्ति सी होती है। वो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन कोविड प्रोटोकॉल को अपनाने में लोग नहीं लेंगे तब तक इससे निपटा नहीं जा सकता है। पुलिस की एक अच्छी बात इस पूरे प्रकरण में उभर के आई है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक पुलिस हमेशा गलत कारणों से ही न्यूज़ में रही है, समाचारों में रही है, किंतु इस महामारी के दौरान उन्हें कोविड वॉरियर और फ्रंटलाइनर के रूप में काफ़ी वाहवाही मिली और उन्होंने काम भी किया है। इस अच्छी जो उनकी एक छवि उभर कर आई है, इस छवि का उपयोग वो लोग इस महामारी से निपटने में एक होलिस्टिक और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ में कर सकते हैं। आज कई जगह देखा गया कि पुलिस ने जो कुछ बोनाफाइड थे, जैसे दूध वाले दूध लेकर आए थे, उन पर भी लाठियां भांज दी। कई दूध वालों ने नारंगी इलाके से खबर आ रही है कि प्रतिवाद स्वरूप अपना दूध नाली में बहा दिया। तो उन्हें वह अगर ह्यूमैनिटेरियन और होलिस्टिक अप्रोच के साथ में इस महामारी से लड़ने में पब्लिक पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़े तो मेरे ख्याल में फिर लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनलॉक प्रक्रिया में ही हम इस महामारी से निकल सकते हैं। एक अच्छी खबर जो आज आई है, जो वास्तव में पूरे विश्व को राहत देने वाली है, ये आज ही 1-2 दिनों से चल रही है मेरे ख्याल में, कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेज हैं, जो कोविड के ऊपर काम करने वाले जो डॉक्टर्स, जो विशेषज्ञ, उनका कहना है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस से
इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन नहीं होगा, ये स्प्रेड नहीं होगी। जो एसिम्प्टोमेटिक केसेज हैं वो कंटीजियस नहीं है। ये एक बहुत ही राहत भरी खबर है, क्योंकि हम गुवाहाटी में भी देख रहे हैं कि जितने केसेज हो रहे हैं उनमें से अधिकतर में कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। उनको न किसी, बहुत से मरीजों से मेरी बात हुई जिन्हें पकड़ के ले गया गया, वो कहते हैं न मुझे बुखार है, न मुझे कोई सूंघने में दिक्कत हो रही है, न मेरी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मेरा शरीर भी नहीं दुख रहा है, किंतु फिर भी मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। और एक बात जिसके ऊपर विचार करना जरूरी है, दुल्लू अहमद ने कही कि ये सारा का सारा कोरोना को लेकर जो कुछ चल रहा है वो इलेक्शन सेंट्रिक होते जा रहा है। ये कोई छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है और इसके ऊपर गहन विश्लेषण की चिंता की जरूरत है। एक बात और आ रही है, हो सकता है, मैं चाहूँगा कि वो बात गलत ही हो, कि ये सारा कुछ अब आंकड़ों का खेल रह गया है। 200 को उठाओ, 300 को छोड़ो, और एक खेल चलता जा रहा है। अगर ये है तो बहुत ही बुरी बात है, पर मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं आर.के. समरजीत जी के पास। आर.के. समरजीत जी, आपने शुरुआती बात हमारे पैनलिस्ट का आपने सुना, किस तरह से वो अपनी बातें रख रहे थे और लॉकडाउन लगाने की जो आधार हैं उसको बता रहे थे। आर.के. समरजीत जी, अगर आप हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर में 15 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, लेकिन जो आधार हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं जो असम में देखे गए हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को आधार मानकर गुवाहाटी में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन मणिपुर और नागालैंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन का केस नहीं है, मुख्यमंत्री तक भी कह चुके हैं। आखिर किस आधार पर लॉकडाउन की अनुशंसा की गई वहाँ? जी 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 रविंदर, देखिए, मेरे 3 मित्रों को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं तीनों की हर दिल की बात सुन रहा हूँ और जो जो उन्होंने कहा मैं सब सहमत हूँ। लेकिन यहाँ तक का सवाल है, अभी तो मेरे हिसाब से मेरे हृदय में जो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ तक मणिपुर से नहीं होता उससे काम नहीं चलेगा। मैंने काफ़ी बार जिक्र करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन का कमी रह गया है ऊपर से नीचे तक। रविंदर, मैंने बार बार जिक्र किया है कि कम से कम 8 चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, हेल्थ मिनिस्टर मिला के 40 लोगों को एक साथ में बैठ के कुछ सुलझाव लाना चाहिए। देखिए, यहाँ में भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय कल ऐलान किया है कि वो 15 जुलाई तक ये लॉकडाउन होगा और 1 तारीख यानी कि 1 जुलाई से ये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट शुरुआत करने जा रहा है। इस भीतर में दुख कहानी भी है कि चाहे वो कुछ भी हो, एक कंटेनमेंट जोन में एक लड़की था, वो ये आत्महत्या खुशी कर ली है कल। ये बड़ी दुखी बात है, लेकिन वो एक ज़्यादा वो एक्टिव भी नहीं था, क्योंकि माइंड डिप्रेशन जो है हम लोग खुल के बात कर रहे हैं, इससे जाके तो हम लोग मुंह धकेल के जाना है। तो इसी स्थिति में कुछ इनके दिमाग की हालत कमज़ोर थे, उसको आइसोलेशन में रखने के बाद न जाने कितने कितने लोग ऐसा सोचा होगा। तो मैंने अगर अनुमान लगा तो मैंने ऐसा सोचा कि ये मोबाइल जो है ना, इसको भी बंद करने का समय आ गया है, ऐसा वक्त आ गया है, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए न जाने कितने लोग परेशानी हो रहे हैं, ये हो रहा वो रहा, दुनिया भर का समाचार लेने के बाद अपने आप को मायूस होकर कुछ ऐसा जो होना नहीं चाहिए वो भी होने वाला है। समरजीत जी, मोबाइल बंद करने की बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, लोग आप पर सवालों की बौछार कर देंगे। नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज आपको याद होगा, और आपको बता दूं कि हॉस्पिटल से ऐसे मरीज हैं जो मोबाइल से वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, जिससे बहुत सारी पोल खुल रही है, अस्पतालों में क्या चल रहा है, स्वास्थ्यकर्मी क्या उनके साथ सलूक कर रहे हैं। तो मोबाइल के जरिए ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट के बारे में या सारे मुल्क के बारे में अगर कहे तो एक छोटा सा लाइन ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा मिनट भी नहीं लूँगा। अर्जेंटीना को जीतना है फॉकलैंड वॉर, काहे को वो उसको हारने का सामना करना पड़ा। क्या है कि कुछ लोग ने अफवाह फैला है,
उसी के साथ साथ उसके होनहार जनरल को ये गाली देता है। और इन्होंने ब्रिटेन वालों ने क्या किया कि उसका जनरल को मार गिरा दिया टोरपेडो ने। ये अफवाह फैलने के बाद अर्जेंटीना के प्रजा भड़क उठी और कहने लगा ये क्या ये सही है। इस समय में नाजुक स्थिति थी, तो अर्जेंटीना का जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सवाल को देने में तकलीफ हो रहा था। बाद में क्या करता, वो जहाँ जहाँ जनरल जाता है वहाँ का ये जो पता लगाया। उस समय में ब्रिटिश का जो इंटेलिजेंस विंग ने उसको पकड़वाया, उसको मार गिराया। उसके बाद फोकलैंड ब्रिटेन का हो गया। इसी तरह भारत में भी अभी लॉकडाउन के अलावा चाइना का भी वो हो रहा है, पाकिस्तान का भी हो रहा है, बवाल कर रहा है। और उसी के साथ साथ कुछ लोग ये ट्वीट हो रहा है आपका सोशल मीडिया में, तो गवर्नमेंट को सवाल करने लगा। तो अगर विदेशी या विपक्ष पार्टी अगर सवाल किया तो मजबूरी होकर अगर हमने बता दिया होता तो हमारा सेना का हाल क्या होगा, ये भी जरा देखिए। समरजीत जी एक बात तो आपने मानी, मणिपुर की बात आपने मानी कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों कोऑर्डिनेशन की कमी है। आखिर जब मणिपुर में ऐसे हालात नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के हालात नहीं है, तो क्या सिर्फ असम का कॉपी किया गया वहाँ पर? आखिर लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है? देखिए नहीं देखिए इंसान का दिमाग अजीब सा दिमाग है भाई। जब ये जो आप जितना ही खाना खिलाओ वो कराओ ये कराओ, लेकिन उसको आज़ादी चाहिए, हर इंसान को आज़ादी चाहिए। ये वाला चीज़ अगर ज़्यादा ही दिन रहेगा पकेगा, मतलब 30 दिन आदमी की दिमाग में कुछ हो रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर रोज़ उनको कम्युनिटी सेंटर या कोई सोशल वर्कर जाके इसको समझाना पड़ता है, ऐसा ऐसा हाल हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ तक का मेरा अनुमान है कि मेरा अंदाज़ा ये है कि असम हो या मणिपुर हो या कोई अरुणाचल हो, सोशली इसको एडवाइस देने वाला कमी रह गया। इसलिए एनजीओ और सीएसओ की सख्त ज़रूरत भी पड़ती है उसको सही रास्ता लाने के लिए, क्योंकि एक तरफ से उनको सोशल डिस्टेंस रखने के बाद उन लोगों को स्टिग्मा एक हो गया उनको, मैं बीमार है इसलिए लोग इसलिए जानबूझ के इसको अलग करके रखा है, मैं ज़रूर मर जाऊंगा इसलिए इस कमरे से आगे ज़रूरी है कि मैं बाहर निकलो, कूट पड़ो या जो भी हो ये करो। ये मन में ये सवाल आया है तो इसकी अभाव भारी पड़ते हैं ना रविंद्र जी। समरजीत जी, इसीलिए मैं जंग को लड़ना है तो ये इसको हमें साथ साथ एनजीओ सीएसओ साथ साथ वो जो सोशल वर्कर बहुत है, इनके बारे में जो हमको क्या बोलने की क्या ज़रूरत है, क्या कमी है नॉर्थ ईस्ट राज्य में, इसकी भी ज़रूरत है। साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन जो है तो इतने दिनों बाद भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई है, सबकी जिम्मेदारियों में भी कमी दिख रही है। थोड़ा तो रह गए, मैं मानता हूँ थोड़ा रह गए। मैं तिवारी ने भी कहा है रही गई है, हमारा मित्र कांग्रेस ने भी कहा है ये रही गई है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इंडिया कितने आगे बढ़े परसेंटेज से। लेकिन क्या है कि मणिपुर में भी अभी होने वाला है। देखिए ट्रेन कल से शुरुआत हो गया, काफ़ी लोग आ गया दिल्ली से, वहाँ से ये तो होना ही था, हमने देख के आ रहा है। इससे बचने का एक तरीका है कि तो मिनिमम वेस्टेज यानी कि ये जो कोलाटरल डैमेज को अगर इसको ठीक से नियंत्रण से रखना है तो एक एक करके रखना है। एक सबमरीन की बात करें तो सबमरीन डूबने वाला है, तो भी हमने एक एक चैम्बर को अलग अलग करके अलग अलग जगह में वो जो हमारा जो लोग को बिठा दिया है, इसी तरह ये भी करना जरूरी है, नहीं तो पूरा कंटेनमेंट जोन पूरा नॉर्थ ईस्ट को हो जाएगा। इसलिए बार बार मैं जिक्र करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय आर्ट को मिलना बोलना बहुत जरूरी है इस समय में, क्योंकि चार राज्य का चार लोगों को मिलना बहुत जरूरी है रविंद्र, नहीं तो ये काम कैसा होगा। फंडिंग भी एक ही झोले में होगा, हम क्या करना क्या नहीं करना। हम आज ऐसे ही बोल रहा था कि पतंग उड़ा रहा है, चारों तो यहाँ बैठा है चला जाएगा, जैसे कि अमिताभ बच्चन बोलते बोलते पोलियो की खुराक पिलाने की बात कही। जी समरजीत जी, आप काफी रोचक बातें करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से हम अलग अलग पैनलिस्ट का भी मत ले लेते हैं। समरजीत जी जानकार आदमी है, काफ़ी ईमानदारी और खुले दिल से अपनी बात करते हैं, पर उन्होंने जो एक बात कही कि मोबाइल सर्विस बंद कर देनी चाहिए, हो सकता है कि उन्होंने उनका मकसद कुछ और रहा होगा। पर यहाँ आपको ये जानकारी एक देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं
कि यहाँ सवाल उठाने की, प्रश्न करने की इजाज़त किसी को नहीं है। जो सवाल उठाता है उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। ऐसे में आप अगर सोशल मीडिया और मोबाइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कहेंगे तो मेरे ख्याल में मामला जटिल हो जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रमोद स्वामी जी हैं हमारे साथ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दुलू अहमद उनसे सवाल करेंगे, लेकिन प्रमोद स्वामी जी आपसे कई सवाल हैं, उनमें से कुछ एक सवाल आपसे कर लेते हैं। लॉकडाउन को लेकर, लॉकडाउन की जो ज़रूरत आन पड़ी, उसके आगे पीछे जो स्थिति हमने गुवाहाटी के बाज़ारों में देखा, एक तरह से मिसमैनेजमेंट सामने आया। जो आर.के. समरजीत जी मणिपुर से कह रहे थे, एक तरह से कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये एक दो विभाग असम में जो है काफ़ी तत्परता से काम कर रहे हैं, सक्रियता से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे विभाग हैं उनका कहीं प्रेजेंस नहीं दिख रहा है, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ भी दिख रही है। तो क्या ये सब जिम्मा जो है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है, दूसरे विभाग कहाँ खड़े हैं? देखिए, अगर आप कितना भी बेहतर काम करें तो उससे बेहतर काम की भी गुंजाइश रहती है। ये मानव स्वभाव है कि हम हमेशा अपना दी बेस्ट देना चाहते हैं, और दी बेस्ट देने के बाद में भी मन में कहीं ना कहीं ये कशिश रही जाती है कि क्या इससे भी मैं बेहतर कर सकता था। तो आसाम गवर्नमेंट उसी भावना से काम कर रही है। आपकी आज की चर्चा में 2-3 बिंदुओं पे विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, और जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि जिनसे हमारे विचारों की सहमति नहीं होती है उनको हम देशद्रोही करार दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आजादी है, और ये मोदी जी की सरकार है। विचार तंत्र का गला जो है 1975 में कांग्रेस ने घोटा था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। हाँ, लेकिन एक प्रश्न प्रमोद जी, एक प्रश्न दुलू जी ने भी आपसे किया था। उन्होंने कहा था कि सारा का सारा ये कोविड को लेके जो चल रहा है वो इलेक्शन सेंट्रिक होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्रमोद जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रमोद जी तिवारी जी मेरे अच्छे मित्र भी है और काफी विद्वान व्यक्ति है, और बड़ी शालीनता से अपनी बात रखते हैं। मैं इनका काफी सम्मान करता हूँ। वैचारिक मतभिन्नता हो सकती है कई बिंदुओं पर। किस तरह से लॉकडाउन जो गुवाहाटी में लगाया गया है, और क्या ये आखिरी विकल्प है सरकार के लिए? क्यों सरकार इस स्थिति पर पहुंची कि लॉकडाउन ही जो है इससे निपटने के लिए, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए आखिरी रास्ता होगा? इससे पहले हम पूछ रहे थे प्रमोद स्वामी जी से। प्रमोद जी, आपके ऊपर कई तरह से, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप जो कुछ भी कदम उठा रहे हैं एक तरह से इलेक्शन सेंट्रिक होते जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बात को माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा जब किसी ने उनसे पूछा कि रिपुन बोरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा जो पूरा ध्यान है वो आसाम के जो मरीज है, जो संक्रमित लोग हैं उन पर है, स्वास्थ्य कर्मियों पर है, उनसे मैं किस तरह से बेहतर ले सकूं सेवाएं, और डॉक्टर, नर्स वगैरह और जो पुलिस विभाग के जो भी लोग इस कार्य में जुड़े हैं, जो कोरोना योद्धा है, उनके प्रति हमारा पूरा ध्यान उसी की तरफ केंद्रित है। राजनीति की तरफ अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। जब समय आएगा, चुनाव आएगा, तो राजनीतिक प्रश्नों के राजनीतिक उत्तर दिए जाएंगे। और हर राजनीतिक दल राजनीतिक प्रश्नों के राजनीतिक उत्तर देता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर अब विपक्ष के पास में, मेरे को लगता है विपक्ष हताशाग्रस्त हो चुका है, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट इतना बेहतरीन कोरोना पे काम कर रही है, तो विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको तो कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, और हम तो चुनाव नहीं। प्रमोद स्वामी जी, विपक्ष को तो आप निकलने ही नहीं दे रहे हैं, ये सवाल है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। उनको भी राजनीति करने का पूरा अधिकार है। आप लोग भी जाएं, जनता से मिले और अपनी बात रखें। जहां तक कोरोना की बात है, इसमें हम कोई राजनीतिक नहीं कर रहे। अब किसी को अगर राजनीतिक नजर आती है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यहाँ उठी देशद्रोही वाली। देशद्रोही की तो कोई बात ही नहीं है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला तो 1975 में इमरजेंसी लगा के कांग्रेस ने घोटा था। काला अध्याय था 1975 जब इमरजेंसी देश पे लगाई गई। आज तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज तो विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री को चोर बोलता है, विपक्ष का नेता सेना के ऊपर भरोसा नहीं करता है और अपने तरीके से अपनी बात रखता है। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात रख रहा है। तो एक बात प्रमोद जी ने उठाई कि नागरिक समितियां जो हैं उनकी जब मीटिंग होती है तो लोग बोलते नहीं है। राजनीतिक नागरिक समितियों का जो गठन है
वो इसलिए किया गया है पुलिस और प्रशासन के साथ जनता का बेहतर संवाद हो और समन्वय हो। तो उसमें अगर कोई अपनी बात नहीं रखता है तो उन लोगों की कमजोरी है। जो प्रमोद जी खुद भी राजनीतिक ये नागरिक समिति में एक समय मंत्री रहे, तो उस टाइम में वो लोग भी अपनी बातें रखते थे। तो जो लोग आज जो इसका दायित्व पालन करते हैं उन लोगों को अपनी बातें रखनी चाहिए, जो भी जनता की समस्या उनको। क्या आप सुन पुलिस रहे और हैं प्रशासन नागरिक के समितियां सामने जो रखना कह चाहिए। रही है, क्या आप उनको हाँ। सुन रहे हैं या सिर्फ एक तरफा फैसले आप लेते जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम कहाँ एक तरफा फैसला ले रहे हैं। हमारी जो एक सरकार प्रश्न है, और आसाम मेरे सरकार है, आज बेहतरीन काम कर रही है, जिसकी प्रशंसा आज जो हमारे बड़े से बड़े कटु आलोचक है वो भी कह रहे हैं कि नहीं, आसाम की जो सरकार है माननीय सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रही है। अब इसमें भी अगर किसी को राजनीति नजर आ रही है तो अब उसको मैं क्या कर सकता हूँ? उनको मोतियाबिंद हो गया, वो अपनी आंखों का इलाज कराए, इससे ज्यादा अब मैं क्या बोल सकता हूँ? जी मेरा एक प्रश्न था प्रमोद जी से। जी, आप कर लीजिए। ये कोरोना के लिए ठीक आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जनता का भी एक वर्ग है जो अब तक तो आपकी तारीफ कर रहा था, आपकी सरकार की तारीफ कर रहा था, पर इन सब के बीच में एक सवाल उभर कर ये आ रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के चक्कर में राज्य के, खासकर महानगर के बाकी अस्पतालों ने जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित जो मरीज है उनका इलाज करना बंद कर दिया। मैं कल का ही एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मेरा एक बंधु, उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई, पहले एक आड़गांव के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ कहा गया कि डॉक्टर नहीं है, वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया, इंटरनेशनल हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी उनको डॉक्टर नहीं मिला। नेमकेयर जैसे बड़े हॉस्पिटल में आया, वहाँ भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली, थोड़ा सा ऑक्सीजन केवल उनको दे दिया गया। लास्ट में थक हार कर वो घर आ गए। अच्छी बात यह, सौभाग्य की बात है कि उनका मामला बिगड़ा नहीं और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। पर अगर मामला बिगड़ता तो इस तरह के मैं समझता हूँ कि एक नहीं सैकड़ों केस हैं जो कि रेगुलर उपचार, नियमित उपचार के अभाव में परेशान हैं। कोरोना काल में कोरोना महामारी से निपटने के चक्कर में प्रमोद जी कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि जो बाकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह ठप हो गई है? ये उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कल का ही है। जी प्रमोद जी, इस तरह के कई सवाल हैं। प्रमोद जी जागरूक व्यक्ति है और एक समाचार पत्र के संपादक भी है। जनता की समस्याओं को अपने समाचार पत्र के माध्यम से ये सरकार की नजर में लेकर के आते हैं, उसके लिए मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ। और इस तरह की अगर कोई भी समस्या है तो आप कम्युनिकेट करिए। आप ट्विटर के जरिए भी स्वास्थ्य मंत्री से या आसाम के मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और जरूरत हो तो आप मेरे को भी टैग कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसी कोई समस्या होगी तो उसको मैं आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं उदाहरण देकर ये कह रहा हूं कि कोरोना के अलावा राज्य का बाकी का पूरा स्वास्थ्य सिस्टम ठप हो गया है। नहीं, अगर मेरे को तो ऐसा नहीं नजर नहीं आ रहा है, ये आपका नजरिया है। अगर ये आपकी बात में कहीं नहीं, ये बहुत सारे लोगों के सवाल है जी। कल या परसों बाजारों में भी जो भीड़ देखी गई वो भी अनियंत्रित थी। कोई भी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल अगर इस तरह के साथ मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो निश्चित रूप से सरकार उसका संज्ञान लेकर उन पे कड़ी कार्रवाई करेगी। जी, और भी सवाल है, लेकिन सबसे पहले जो सवाल दुलू अहमद से हम करना चाहते हैं, और दुलू अहमद आखिर में आपसे करना चाहते हैं। दुलू अहमद जी, एक सवाल जो आपके यहाँ असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तरुण गोगोई, उन्होंने सरकार से सीधे किया है। उन्होंने कहा है कि जब बिस्तरों की व्यवस्था नहीं की गई तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार था, इतने दिनों से क्या किया जा रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल को कहा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कैबिनेट बैठक में इस तरह की बातें हुई लॉकडाउन लगाने से पहले? क्या इसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं इस मामले को? देखिए, अभी हम लोग का पार्टी का एक्स चीफ मिनिस्टर ने क्या बात बोला था वो अलग बात है, लेकिन अब कुछ देर पहले समरजीत जो मणिपुर से बात किया था उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात किया है। वो तो भाजपा से है, लेकिन उसका जो बात बोलने का जो उसका अंदर से जो निकला है बात, अब उसको भी मानने पड़ेगा। उसने क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी है। तो जब कोऑर्डिनेशन में कमी होने से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार का ऊपर जाता है। अभी मणिपुर में गवर्नमेंट नहीं बन रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन सिस्टम तो वही लोग चला रहा है। लेकिन ये समरजीत ने अपना मन का बात बोल दिया। और अभी मैं गुवाहाटी को लेके एक बात बोल रहा हूँ। गुवाहाटी ये तो नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा सिटी है कि गुवाहाटी से सब शुरू होता है। तो गुवाहाटी में 15-14 दिन के लिए लॉकडाउन दे दिया, ठीक है, लॉकडाउन दे दिया। तो गुवाहाटी में लॉकडाउन क्यों दिया है और प्रॉब्लम किसका आया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं 2 बात बोलूँगा गुवाहाटी का लॉकडाउन का ऊपर। देखिए, आज कुछ महीना पहले आप देखिएगा इंडिया से बाहर जो बड़ा शहर है तो उसमें मेयर का पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है। मेयर
तो यहाँ में क्या गुवाहाटी में काउंसिलर इलेक्शन अभी तक नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई काउंसिलर रहने से, कोई मेयर रहने से कि ये बीमार ठीक हो जाएगी, ये नहीं बोल रहा हूँ। कम से कम कोऑर्डिनेशन करने के लिए जीएमसी इलेक्शन टाइम में करना चाहिए था, ताकि आज जो गुवाहाटी पब्लिक का प्रॉब्लम हो रहा है कोऑर्डिनेशन का वजह से हो रहा है। अगर 30 वार्ड में या 31 वार्ड में काउंसिलर मेयर रहने से इतना प्रॉब्लम, एक आदमी इतना झमेला को गुवाहाटी संभाल नहीं पाएंगे, आप जितना भी कोशिश कीजिए। और दूसरा बात, जब सिस्टम काउंसिलर इलेक्शन शुरू नहीं किया, इसका मतलब एक आप आइडिया लगा लीजिए कि बीजेपी का अंडर का हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वो लोग काउंसिलर चुनाव यहाँ पे टाइम पे नहीं कर रहा है, पहला बात। और दूसरा बात, अभी देखिए लॉकडाउन दे दिया 14 दिन के लिए, 3 दिन टाइम दिया। इस बार अच्छा है कि 3 दिन टाइम दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उसमें एक बात मैं पहले भी बोल के गया था, यहाँ पे अभी जो कोरोना को लेके जो नेगेटिव जो कमेंट था अभी आना शुरू हो गया, धरना प्रदर्शन ये सब। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बात नहीं बोला, कोई दूसरा पार्टी भी अभी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो गुवाहाटी में जब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया तो सरकार को ये देखना है कि अगर ये धरना कंटिन्यू होगा तो हम लोग का हालत और ख़राब हो जाएंगे, इसलिए गुवाहाटी को बैन कर दिया पहले। तो गुवाहाटी में अगर कोई, आप देखिएगा अभी अगर कोई एक रैली करने जाएगा, कोई एक धरना करने जाएगा, उसको परमिशन नहीं देंगे। तो परमिशन नहीं देने से जो सरकार का जो गलत बात है, जो प्रॉब्लम हुआ है जनता को लेके, तो वो बात सामने कैसे आएंगे। इस टाइम में 14 दिन का लॉकडाउन देना एकदम बेवकूफ़ वाली बात है। ये कोई मानेगा नहीं मानेगा, कांग्रेस मानेगा, बीजेपी मानेगा नहीं मानेगा, कोई दूसरा पार्टी मानेगा। आप पब्लिक का कमेंट लीजिए, पब्लिक का न्यूट्रल कमेंट लेने से आपको जरूर मालूम होगा कि ये 14 दिन का लॉकडाउन कोई सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप लॉकडाउन दे रहा है, 3 दिन टाइम दे दिया, कोई ले लिया, सामान उमान खरीद लिया है, लेकिन बिजनेस कहाँ से आएगा, उसका खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा। बिजनेस तो कंप्लीट बंद है, ओलू का बिजनेस बंद है, किसी का इनकम नहीं हो रहा है, सब का प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो लॉकडाउन देने से अभी आप किसी को भी पूछिएगा कि कोरोना से मरना है कि ना, नहीं खा के मरना है, कोई नहीं बोला है कि नहीं खा, पहले खाऊंगा। इसलिए लॉकडाउन को तिवारी जी ने जो थोड़ा देर पहले बोला कि लॉकडाउन का वायलेशन जो हुआ है, वायलेशन का एक ही कारण है कि आदमी को अभी कमाने, ये रोज़ इनकम करने वाले के उसको रास्ते में निकलने पड़ेगा, क्योंकि वो अगर इनकम नहीं करेगा तो खाएंगे कैसे। तो इसलिए लोग रोड पे निकल आए हैं, और रोड में जब निकल आए उसकी वजह से ये लॉकडाउन टोटल वायलेशन हो गया। और उस दिन सरकार का एक मैंने स्टेटमेंट देखा था कि गुवाहाटी वालों ने बहुत बुरा काम किया है, लॉकडाउन वायलेशन सब निकाला है। इसका मतलब क्या पब्लिक गलत काम कर रहा है क्या? पब्लिक जब फेस करेंगे तो रोड में निकल ही आएंगे ना। आप लोग कंट्रोल कीजिए। आप लोग कैसे अभी 19 लाख का पैकेज पहले भी बहुत बार बोल के, ये सब बोलने से क्या होता है, रोज रोज एक ही बात हम लोग बोल के जाता है। नरेंद्र मोदी ने 19 लाख करोड़ का कुछ घोषणा किया है, वो सब कहाँ गया फान? अभी 14 दिन ने 1 महीना कर दीजिए, लेकिन और जो रोज कमा के खाता है, और अभी बहुत मिडिल क्लास फैमिली ऐसा अभी हालत है कि वो लोग किसी को बोल नहीं सकता है कि हम लोग का चलने के लिए उपाय नहीं है। तो लोअर क्लास तो चल जाता है, किसी को उसको स्कीम मिल जाता है, कोई हेल्प कर देते हैं। मिडिल क्लास वाला कैसे चलेंगे? अभी सबसे भयंकर प्रॉब्लम मिडिल क्लास में आ रहा है। दुलू अहमद, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी विपक्ष में है, बावजूद इसके जब कोई भी संवेदनशील मामला सामने आता है तो आप विधानसभा का विशेष सत्र की मांग करते हैं, उसमें चर्चा करते हैं। लेकिन इतने दिन हो गए कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ते हुए असम को, लेकिन आपने इसके लिए विशेष सत्र का मांग भी नहीं किया। जो आपने पहले सुविधा केंद्र आपने बनाए थे, जो बाहर से आने वाले लौटने वाले लोग थे असम की ओर, उनके लिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग परेशानी उठा रहे हैं उसके लिए आप आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको कौन रोक रहा है? नहीं सुहान जी, आप आज 7 दिन पहले का बात देखिएगा, हम लोग एक धरना प्रदर्शन किया था। तो जिस दिन किया है उस दिन, उसका दूसरा दिन फिर सरकार ने बोल दिया कि 3 दिन बाद फिर लॉकडाउन 14 दिन के लिए हो जाएगा। आपको बोलने के लिए तो आपको तो कम से कम ये सुविधा देने पड़ेगा। अभी हम लोग रोड में किया था, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके किया था, हाँ, लेकिन वो भी बंद कर दिया। अभी देखिए गुवाहाटी में अगर कोई धरना प्रदर्शन होगा तो उसका इफेक्ट पूरा असम में जाएगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, इसलिए पहले गुवाहाटी बंद कर दिया। अब देखिएगा कल परसों को और कोई 2-3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे धरना ज़्यादा होगा वहाँ बंद कर देंगे। ये आपको मैं आज बोल रहा हूँ, ये बात ये दिसंबर तक ले जाएगा, कभी खोल देगा, कभी ये कर देगा, दिसंबर में वो लोग चुनाव डिक्लेयर कर देगा। जी दुलू अहमद जी, एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि सरकार लॉकडाउन लगा के गुवाहाटी में कम से कम जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें रोक लगाना चाहती है, लेकिन दूसरी बात कंट्रोल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन दीजिए, धरना करने दीजिए। दूसरी बात ये समझ में नहीं आती है, जब विपक्ष में हैं तो आप आवाज उठाइए, आप आवाज उठाने के लिए आपको किसी ने नहीं रोका है। आप असम में कहीं भी आवाज उठा सकते हैं, आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं, आप कहीं भी आवाज उठा सकते हैं। वापस लौटते हैं, प्रमोद स्वामी जी के पास चलते हैं। अगर मौका दे मुझे तो प्रमोद जी अभी जवाब भी देंगे। 3 दिन
लॉकडाउन की घोषणा जब की गई थी 2 दिन का वक्त दिया गया और इस दिन 2 दिनों में जो बाज़ारों की जो स्थिति थी, सारे अखबारों ने भी देखा, टीवी चैनलों ने भी दिखाया। गवर्नमेंट ने, मैं ये कहता हूँ कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर असम सरकार, राज्य सरकार की मशीनरी पूरी तरह फेल हो गई। सप्लाई चेन को ध्यान में नहीं रखा गया लॉकडाउन देने के पहले। जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उस समय नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मंडी कंटेनमेंट जोन में थी। वहाँ से न माल जो रिटेलर्स हैं उनके पास जा पा रहा था, न बाहर से कोई माल आ पा रहा था। अचानक में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। वहाँ तक भी ठीक था, चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़े, लोगों ने मौका का फ़ायदा उठाया, रिटेलर्स के पास सामान नहीं था। और ये एक इकोनॉमिक्स का छोटा सा नियम है, ये एक कि जब डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप हो जाता है तो प्राइस राइज होती है। पर उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी कर डाली और सबसे बड़ी बात है कि वो साइबर सेल से जुड़ी हुई है। तो सरकार और जो पार्टी की जिस पार्टी की सरकार है, अगर वो इस तरह असहिष्णु हो जाएगी लोगों की समस्याओं के प्रति, तो फिर मैं समझता हूं कि लॉकडाउन का कोई भी दूसरा उपाय कारगर नहीं हो सकता इस महामारी से निपटने में। जी प्रमोद स्वामी जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हमें लगता है कि ये सवाल आगे तक आपका पीछा करेगा, क्योंकि जो लॉकडाउन शुरू होने से पहले 26 तारीख को नोटिस निकली और उसके एक दिन बाद जो लोगों के बीच में अफरा तफरी मची, उन्हें लगा कि उसके अगले दिन से ही लॉकडाउन, अगले दिन ही एक दिन उनके पास बचा है और उसी दिन में उनको खरीदारी कर लेनी है। वो 28 तारीख तक का इंतज़ार नहीं कर पाए और उसी दिन वो बाज़ार निकल गए, लेकिन बाज़ार में उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय ऊंची कीमतों के। आलू की कीमत आप देख सकते हैं कि जो थोक बाज़ार में 15 रुपये किलो, 18 से 20 रुपये किलो जो थोक बाज़ार में आलू बिकती है वो 80 रुपये किलो बिकी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आया, आपूर्ति विभाग के ऊपर सवाल उठने लगे कि आखिर आपूर्ति विभाग क्या कर रहा है। बाजार में जो आपूर्ति है, जो सप्लाई चेन की बात प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं, उसको आज तक क्यों नहीं ठीक किया गया? मैं उत्तर दे रहा हूँ, इस प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूँ और अन्य प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूँ। यहाँ लॉकडाउन की बात कही गई कि दुलू अहमद साहब ने कहा कि लॉकडाउन जो है वो उचित नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित सरकार है, उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। वहां कौन सी राजनीति हो रही है? आप यहाँ तो राजनीति की बात आपने कर दिया कि हम जो लॉकडाउन कर रहे हैं या कोरोना की जो बीमारी है ये दिसंबर तक टन जाएगी, हमको चुनाव प्रचार का मौका नहीं मिलेगा, तो वहां कौन सा चुनाव हो रहा है? प्रमोद जी आपको टोकना चाहूंगा। असम में कम से कम आप तो इसका क्रेडिट ले ही रहे हैं, आपके साथ आपके पास एक स्वास्थ्य मंत्री हैं जो अव्वल दर्जे के नेता हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, विपक्ष भी मान रहा है, तो ये क्रेडिट तो आपको पहले से ही जा रहा है। पीठ भी थपथपा रहा है। बिल्कुल, सब कोई क्रेडिट दे रहा है आपको। लेकिन हम सुनिए रविंद्र भाई, अब महाराष्ट्र का उदाहरण न दीजिए तो बेहतर रहेगा। प्रमोद जी यहाँ की हम बात करें तो अच्छा हो। क्यों उदाहरण नहीं दे? इनकी सरकार है, ये लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो उदाहरण तो देना पड़ेगा ना। अब मैं बता रहा हूँ, नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने हर स्टेट को इंडिपेंडेंट पावर दिया है कि हर स्टेट डिसीजन खुद ले सकता है। आप तो बोल लिए, आप ही बोलते रहिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, महाराष्ट्र का सर आसाम कंपेयर नहीं होता है। प्रमोद स्वामी जी जवाब बोलिए। सुनने का हिम्मत रखिए ना, आप जवाब सुनने का हिम्मत नहीं है क्या? जवाब सुन जी, लीजिए बोलिए, ना, प्रमोद स्वामी जी बोलिए। आप बोलिएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि चुनाव को केंद्रित हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे पास माराडोना है हेमंत बिस्व शर्मा जी के रूप में, जो कितने गोल मारेंगे चुनाव में वो। और सर्बानंद सोनोवाल जी, सर्बानंद सोनोवाल भी है, वो भी है, हमारे मुख्यमंत्री है, उनकी क्या बात है? कम से कम सोने में का बात तो बोलिए एक बार। जो सिस्टम को चला रहा है, आसाम को चला रहा है। अरे देखिए समरजीत भी हंस रहे हैं आपका बातों से। हमारी जोड़ी पे आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, आप कितना भी तोड़ने का कोशिश अभी आप माराडोना को बात बोल रहा है, पहले का बात नहीं बोल रहे तो कैसे होगा ये भाई? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। समरजीत जी हंस रहे हैं, आप देखिए समरजीत जी को कैमरा में। समरजीत जी किस लिए हंस रहे हैं आपको मालूम हो गया? आप इनका पटर मत करिए, सुन लीजिए चुपचाप। आप तो बोलते हैं कि 75 से कांग्रेस ने गलत काम किया है, तो 10 साल आपका ऊपर भी जाता है। 10 साल तो आप भी कांग्रेस में थे। सवाल किया प्रमोद तिवारी जी ने, जवाब सुन लीजिए। आप रविंद्र जी अगर ऐसे शो करेंगे नहीं, आप 10 साल कांग्रेस में था कि नहीं, ये बताइए। बोल लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, बोलिए। आप 75 का बात बोलिए। दुलामत जी उन्हें बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं टोकता हूँ। आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता बीच में।
आप लोग भी धैर्य रख करके सुनने की भी हिम्मत रखिए कम से कम। यही बोलिए, लोकतंत्र का बोलिए। तकाजा है। अभी थोड़ी देर प्रमोद तिवारी जी बोल रहे थे कि जो विरोधी है उनको देशद्रोही बोल देते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मेरे को आप लोग बोलने ही नहीं दिया सर्बानंद जा रहा है। सोनोवाल जी को इतना हाँ, पीछे रख देता मेरे तो को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। जी, ये उनको हकीकत- राम लक्ष्मण की जोड़ी कह रहे हैं। हकीकत जी। है कि आप सुनना ही नहीं चाहते दूसरे की बात। सुन लीजिए, अरे अब इतना इन्होंने दूर में कहा- छोड़ना नहीं चाहिए चीफ मिनिस्टर को। ठीक है मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। जी, जवाब अब दे रहे हैं इन्होंने- दुलू अहमद जी, उनको सुन लीजिए। सुन लीजिए। तिवारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की किसी कार्यकर्ता ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की है जो उनको नहीं करनी चाहिए। मैं तिवारी जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। पहली बात तो यह है, किसी भी तरह की कालाबाजारी के विरुद्ध हम हैं और जो भी कालाबाजारी करेंगे उनके विरुद्ध ये सरकार जो है कठोर निर्णय लेगी। लेकिन लेकिन निर्णय कब लेगी प्रमोद स्वामी जी? वो समय बीत गया, परसों था वो समय जब आपको लाइसेंस कैंसिल करनी थी जमाखोरों की, जो मुनाफाखोर है उनकी। जोड़ना गलत है। काला बाजारी को किसी समुदाय से जोड़ना गलत है। होलसेल में आलू की कीमत 20 से 22 रुपए है। अब रिटेल में ले जाकर के कोई 60-80 बेचता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या सिर्फ आलू की कीमतें बढ़ी? अन्य जो आज दुलू अहमद जो है अच्छी तरह से जानते हैं, मचका में सब्जी बाजार चलता था, इनको सारा पता है, सारा ज्ञान है इनको पूछ लीजिएगा। अन्य सब्जियों की क्या कीमत है? 100 रुपया, अन्य 150 सब्जियों के भी दाम बढ़े हैं, आलू रुपया क्योंकि बिक आलू रही है। एक जरूरी हाँ, तो सामग्री है उसमें हमारी कोई सवाल सब्जियों नहीं में। उठाता। उसमें कोई सवाल नहीं उठाता। तो मूल्यवर्दी जहां भी हो रही है, जो भी कर रहा है वो गलत है। उसको जाति, धर्म और भाषा के चस्पे से नहीं देखना चाहिए। जो भी असाधु व्यापारी है, जब हम असाधु की बात कर रहे हैं तो जाति, धर्म और भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं जो हर बात को मारवाड़ी समुदाय या ट्रेडर्स कम्युनिटी के साथ जोड़ देते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और बोलिए क्या प्रश्न जी है? जी, प्रमोद स्वामी जी, आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्या फणिभूषण जो मंत्री हैं आपूर्ति विभाग के, उनसे बातचीत होती है आपकी? नहीं, मेरी उनसे, मंत्री महोदय से मेरी व्यक्तिगत रूप से कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन किसी भी मंत्री को इस तरह से टारगेट कर देना अच्छी बात नहीं है। मेरी जहां तक जानकारी है, मैं भी फैंसी बाजार में रहता हूं, यहीं का बासिंदा हूं। इस तरह की जो प्राइस राइस की जो बात की जा रही है, फैंसी बाजार के व्यापारियों ने बेहतरीन काम किया है और जो चेन सिस्टम को बरकरार रखा है, जिससे आज पूरे आसाम में कहीं कोई मूल्यवर्दी नहीं हुई है। कहीं एकदम जेन्युइन रेट में लोगों को माल मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई अगर रिटेलर इस परिस्थिति का लाभ उठा रहा है तो अलग बात, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, उस पर काम करना होगा प्रमोद स्वामी जी, आपकी सरकार को उसमें काम करना होगा, क्योंकि सवालों की झड़ी है एक तरह से। जी, उसको उसके ऊपर अगर उंगली उठाएगी प्रमोद तिवारी जी जैसे विवेकवान पत्रकार, अगर उस पर उंगली उठाएंगे, रविंद्र साहनी जी अगर अपने टीवी के माध्यम से ऐसी जो गलत चीजें हो रही है उनके ऊपर अगर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को उस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक है। अब अगला सवाल आपसे ये करना चाहते हैं, लॉकडाउन को लेकर ही हमारा पूरा जो कार्यक्रम है वो केंद्रित है। प्रमोद स्वामी जी, लॉकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे राज्यों में, मणिपुर, नागालैंड में लॉकडाउन होने जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन से पहले उन्होंने वहाँ एक सलाहकार समिति गठित की जो ये अनुशंसा की कि वहाँ लॉकडाउन लगाया जा सकता है, एक आधार उन्होंने बताया। लेकिन असम में कम से कम ये देखने को नहीं मिला। आखिर असम में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैक्सीन आई नहीं है, दवा इसकी आई नहीं है, तो हमारे पास विकल्प क्या है? जो लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उनको अधिकार है विरोध करने का। अब वो विकल्प भी तो बताए ना कि इसका विकल्प क्या है। विकल्प तो बताते नहीं है। तो अब जनता को मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन का निर्णय बड़ी दुखितपन से सरकार ने लिया है। हमारी जो व्यवस्था थी वो 900 बेड की थी, अब उसको हम और इंक्रीज करने जा रहे हैं। पहला हमारा टारगेट था कि 5000 बेड पूरे आसाम में रखेंगे, अब हमने टारगेट किया है कि 5000 बेड सिर्फ गुवाहाटी में 5000 बेडों की व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें तो समय लगता है ना। तो जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगी तो हमारे पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। जब परिस्थितियां, अब क्या होगा कि सरकार को 14 दिन का समय मिल जाएगा, तो इससे जो चैन, जो संक्रमण की चैन जो है वो भी कुछ टूटेगी और कम से कम 2 महीने का एक्स्ट्रा समय जो है सरकार को मिल जाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखे विभिन्न विशेषज्ञों और नागरिक समितियों के परामर्श के आधार पर ही सरकार ने निर्णय लिया है। अब हर निर्णय का विरोध करने वाले भी रहते हैं और समर्थन करने वाले भी रहते हैं। तो मैं यहाँ, ये एक डिबेट का विषय है
कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से जो ये भी सही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको परेशानी होती है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। तो उसके लिए जैसे आप हम कहेंगे तो इनको तकलीफ हो जाएगी कि 20 लाख 10 करोड़ का जो पैकेज है वो मोदी जी ने दिया है सारे लोगों को उसमें सम्मानित करते हुए कि उनकी जो जरूरत है उनको पूरा किया जाए, और सरकार उस दिशा में प्रयासरत है। कहीं न कहीं जो कमजोरियां हैं उसको जब आप लोग उजागर करेंगे तो उनको भी दूर करने का प्रयास जी, हम किया बिल्कुल जाए। उजागर करते हैं प्रमोद स्वामी जी। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं असहाय है, जो नहीं होना चाहिए। जनता की बहुत अपेक्षा है सरकार से, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। आर के समरजीत से आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। आर के समरजीत जी, जैसा कि जो सलाहकार समिति है उन्होंने आपके यहाँ मणिपुर में या नागालैंड में एक तरह से लॉकडाउन की अनुशंसा की है, लेकिन मणिपुर में आपने देखा कि असम में क्या दुर्गति हुई आम लोगों की जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ। तो मणिपुर में अगर ऐसी नौबत आती है तो क्या सरकार के लिए क्या प्लान है वहाँ पर? जल्दी से आप जवाब दे दें। नहीं, देखिए, थोड़ा हट के असम से मणिपुर में ऐसा राज्य है, पिछले 30 साल से हम लोग कंधों से कंधा मिला के हर चीज़ काम कर रहा था, कटिंग एक्रॉस अ पार्टी लाइन। यहाँ तक हमारे कांग्रेस का एमएलए हो या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, सीपीएम सीपीआई का हो, जो भी हो, हम मिलजुल के बात करके ऐसा ऐसा करना ऐलान किया हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने। उसके बाद कमिटी बिठाया, कमिटी मतलब अलग अलग पार्टी का भी एक होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी होता है, उसको मिल के हम लोग काम कर रहा है ताकि कोई आंच न आए। और एक तरफ हमारे चारों मित्रों को हम प्रणाम करता हूँ। अभी असम इतना ये हो रहा है और साथ साथ इलेक्शन भी आ रहा है, कोई बोल रहा है, ये ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा गवर्नमेंट का भी कमी है, इसको भी हम पूरा करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर कोशिश की बात करें तो बहुत कर रहा है। यहाँ तक हमारे ये नेडा का वो जो कोऑर्डिनेटर हेमंत बिस्वा शर्मा मणिपुर का जो राजनीतिक क्षेत्र में भी आकर चंद घंटे के लिए हवाई अड्डे पे आकर ये जो मामला भी फिट करके फिर जाता है। लेकिन मैं कहा था माराडोना और एक मेसी से काम नहीं चलेगा, पूरा टीम से काम होगा, पूरा टीम से काम चलेगा। जी, यही मैसेज मैं है आपका। आपसे समरजीत जी, हमारे पास समय की लेकिन कमी है। प्रमोद जी तो खाली माराडोना का बात बोल रहा है, पूरा टीम का बात नहीं बोल रहा है। हमारे पास समय की समरजीत कमी जी। है। आखिरी टिप्पणी प्रमोद तिवारी जी से ले रहे हैं। प्रमोद जी, अब जो हुआ पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि लॉकडाउन के लागू होने से पहले किस तरह की स्थिति बनी। सरकार को आगे अब क्या करना चाहिए? सरकार ने तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। आगे करने के लिए सबसे पहले तो जो 14 दिन का लॉकडाउन है, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस के हाथों में सारी चीज़ें दी गई है, तो पुलिस को बहुत ही हॉलिस्टिक और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ में इस लॉकडाउन को लागू करवाना चाहिए। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में पब्लिक पार्टिसिपेशन, चाहे वो नागरिक कमेटियों के जरिए हो, एनजीओज के जरिए हो, और जो सभा समितियां उनके जरिए हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना न तो अवेयरनेस आएगी और पुलिस की हमारी जितनी फोर्स है, हम अगर ये उम्मीद करें कि वो घर घर जाके एक एक व्यक्ति को समझा सके कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है, मास्क प्रोटोकॉल क्या है, कोविड के अन्य प्रोटोकॉल्स क्या है, तो ये संभव नहीं है। तो पुलिस को अभी जो पुलिस की एक नई इमेज उभर कर आई है, अपनी उस इमेज का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाहित करते हुए एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच के साथ में आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में इस महामारी से लड़ना होगा। दुलू अहमद, क्या आपको लगता है कि अब भी आप सरकार को राजनीतिक नज़र से देख रहे हैं या आप भी लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं? आखिरी नहीं, लॉकडाउन का तो समर्थन कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप आज मेरा बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जैसे आज 14 दिन का लॉकडाउन गुवाहाटी में हुआ है, फिर 14 दिन का बाद देखिएगा, या 1-2 दिन गैप इधर उधर भी हो सकता है। ये लॉकडाउन कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते रहेंगे। ये आपको आप 30 जिले ले लीजिए, अगर ये कंटिन्यू अगर आप लेंगे 14 दिन या 7 दिन, आपको दिसंबर मार्च निकल जाएंगे। तो आप देखिएगा, ये बात नोट कीजिएगा, आज गुवाहाटी में 12 तारीख तक खत्म है, फिर उसका बाद गुवाहाटी छोड़ के फिर कहाँ कोई एक जिले में क्या होगा, पॉजिटिव एक दिन में 200-300 निकल जाएगा। फिर सरकार का स्टेटमेंट आएगा कि इसमें ज़्यादा निकल गया है, अभी इस जिले को लॉकडाउन कर दीजिए। वैसी स्थिति में अभी सरकार 100% आएगा जी। तो विपक्ष को अभी भी लगता है, विपक्ष को ये आशंका है कि आगे भी चलकर सरकार लॉकडाउन जैसी जो कदम है उठा सकती है और लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो विस्तार हो सकता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो बात है वो कि लॉकडाउन एक बार फिर से लगाया जा रहा है, और क्योंकि स्थितियां ऐसी आ गई है सामने कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। इसमें जो मजबूरी है आम लोगों की, वो मुद्दे हम इस मुद्दा कार्यक्रम में उठाते रहेंगे। आज के इस मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।